हाय फ्रेंड्स, समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले फ्रेंड्स 30 जून 2025 का करंट अफेयर्स। और यह सेशन आपके आगामी जितने सारे परीक्षा होने वाले दोस्तों सभी एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अभी तक टोटल हम लोग 1 साल का करंट कंप्लीट कर चुके हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ्को ने अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय नैनो उर्वरक संयंत्र की स्थापना किस देश में करने की घोषणा की है? ये दोस्तों क्या है? ऑप्शन नंबर सी डी हमारा सही होगा। ब्राज़ील में करने की घोषणा की है दोस्तों, ये ब्राज़ील में, ये ब्राज़ील में करने की घोषणा की दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही है। सॉल्यूशन देखिए इसका, ब्राज़ील। देखिए, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफ्को ने अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय नैनो उर्वरक संयंत्र की स्थापना ब्राज़ील में करने की घोषणा की है। और संयंत्र का स्थान देखिए कुरितिया, संयंत्र का स्थान जो रहेगा दोस्तों ये ब्राज़ील में, कुरितिया पराना प्रांत ब्राज़ील में। और संयुक्त उद्यम है इस इफ्को नैनो वेंचर्स भारत और नैनोफोर्ट ब्राज़ील के बीच 7.3 के अनुपात में साझेदारी। वार्षिक उत्पादन क्षमता 4.5 मिलियन लीटर नैनो उर्वरक होगा। और परीक्षण उत्पादन की शुरुआत 2025 के अंत तक होने की संभावना है। और उद्देश्य है दोस्तों इसका पारंपरिक रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना और फसल उत्पादकता को बढ़ाना है। इफ्को ने भारत में 2021 में नैनो यूरिया लॉन्च किया था। अब तक 5 लाख से अधिक बोतलें 40+ देशों में निर्यात की जा चुकी है। इफ्को की स्थापना 3 नवंबर 1967 को नई दिल्ली में 57 सहकारी समितियों के माध्यम से की गई थी। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ग्लोबल सेकंड क्वेश्चन है, शिखर धवन की आत्मकथा का नाम क्या है? शिखर धवन की आत्मकथा का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दी वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, दी वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ये शिखर धवन की आत्मकथा का नाम है। सॉल्यूशन देखिए इसका, शिखर धवन भारत के पूर्व बल्लेबाज ने अपनी आत्मकथा में अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को साझा किया है, जिसमें रिश्ते, दोस्ती और विवाद शामिल है। इस किताब दी वन क्रिकेट में लाइफ एंड मोर में उन्होंने अपने क्रिकेट करियर की ऊंच नीच और निजी अनुभवों को ईमानदारी से पेश किया है। धवन ने इसे अपने जीवन का खुला और बेबाक विवरण बताया है दोस्तों, खुला और बेबाक विवरण बताया है। दिल्ली में पले बढ़े धवन ने अपने करियर की शुरुआत विकेट कीपर के रूप में की थी। बाद में वह ओपनिंग बल्लेबाज बने। उन्होंने भारत के 34 टेस्ट में 2315 रन, 167 वनडे में 6793 रन और 68वीं T20 मैचों में 1759 रन बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल टेक्नोलॉजी इंडेक्स में भारत की कुल रैंक क्या है? ग्लोबल टेक्नोलॉजी इंडेक्स में भारत की कुल रैंक क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, 10वीं रैंक है। सॉल्यूशन देखिए, ग्लोबल हाल ही में जारी एक नए वैश्विक सूचकांक में 25 देशों की तकनीकी क्षेत्रों में प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया, जिसमें भारत को कुल 10वां स्थान मिला। यह सूचकांक 5 प्रमुख तकनीकी क्षेत्रों में प्रदर्शन को आंकता है: सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, बायोटेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष और क्वांटम तकनीक। इसमें सार्वजनिक आंकड़ों जैसे शोध, प्रकाशन, पेटेंट और वाणिज्यिक आंकड़ों जैसे निवेश प्रवृत्तियां, उत्पादन क्षमता के आधार पर स्कोर तय किया गया है। भारत को 15.2 स्कोर मिला है और यह रूस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से ऊपर है। और जो एक संतुलित लेकिन असमान तकनीक आधार को दर्शाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका सभी 5 क्षेत्रों में शीर्ष पर है, जिसका कारण मजबूत निवेश, शोध, पारिस्थितिकी तंत्र और यूरोप, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ साझेदारी है। चीन दूसरे स्थान पर है, जिसे बायोटेक्नोलॉजी और क्वांटम तकनीक में उल्लेखनीय प्रगति की है, जो केंद्रीकृत योजना और राज्य प्रायोजित निवेश से संभव हुआ है। यूरोप तीसरे स्थान पर, जो बायोटेक्नोलॉजी और क्वांटम तकनीक में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन सेमीकंडक्टर और अंतरिक्ष क्षेत्र में पिछड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर 23 और अंडर 17 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2015 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये ऑप्शन हमारा देखिए बी सही का, वुंग ताओ वियतनाम में। देखिए, अंडर 23 और अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वुंग ताओ वियतनाम में किया गया। सॉल्यूशन देखिए इसका, अंडर 23 और अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 का आयोजन वुंग ताओ वियतनाम में किया गया। भारतीय युवा पहलवानों ने इस प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 35 पदक जीते, जिनमें 18 स्वर्ण, 10 रजत और 7 कांस्य पदक शामिल है। इसके साथ ही भारत ने 3 टीम खिताब में भी अपने नाम किए हैं। भारत ने इस प्रतियोगिता में 60 सदस्यीय पुरुष और महिला टीम भेजी थी। अंडर 23 और अंडर 17 दोनों चैंपियनशिप एक ही स्थान पर अलग अलग तिथियों में आयोजित की गई।
अंडर 23 चैंपियनशिप 18 से 21 जून 2025 तक और अंडर 17 चैंपियनशिप 23 से 26 जून 2025 तक आयोजित हुई है। और इस महाद्वीपीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन वियतनाम कुश्ती महासंघ द्वारा किया गया और महिला अंडर 23 टीम ने 10 पदक, 4 स्वर्ण, 5 रत्न, 1 कांस्य जीते हैं। पुरुष अंडर 23 फ्री स्टाइल टीम ने 7 पदक, 6 स्वर्ण और 1 कांस्य जीते हैं। महिला अंडर 17 वर्ग में भारत ने 18 पदक, 8 स्वर्ण, 4 रजत और 6 कांस्य जीते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्गो अर्जो कैपिटल लिमिटेड के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनुज पांडे को। अर्गो कैपिटल लिमिटेड के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनुज पांडे को। सॉल्यूशन देखिए इसका, अनुज पांडे को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी अर्जो कैपिटल लिमिटेड का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 1 जुलाई 2025 से शुरू होगा। वह कंपनी की स्थापना से ही इससे जुड़ा हुए हैं। इससे पहले वो मुख्य जोखिम अधिकारी चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में कार्यरत थे और कंपनी के क्रेडिट व जोखिम प्रबंधन प्रणाली को विकसित करने में अहम भूमिका निभाई थी। अर्जो कैपिटल ने हाल ही में 12,000 करोड़ से अधिक की परिसंपत्तियों का प्रबंधन हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर साल अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल यह 29 जुलाई को मनाया जाता है, 29 जून को। सॉल्यूशन देखिए इसका, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस हर साल 29 जून को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और सतत विकास लक्ष्यों SDGs को प्राप्त करने में इन क्षेत्रों की भूमिका को रेखांकित करना है। 29 जून 2014 को स्टेट ऑफ द ट्रॉपिक्स रिपोर्ट जारी की गई थी, जो 12 प्रमुख उष्णकटिबंधीय अनुसंधान संस्थानों के सहयोग से तैयार की गई थी। इस रिपोर्ट की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2016 में एक प्रस्ताव पारित कर 29 जून को अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। 29 जून को अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 27 जून को दिल्ली में कितनी नई देवी इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई गई है? ये 105 बसों को हरी झंडी, इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई गई। दोस्तों 27 जून को दिल्ली में कितनी नई देवी इलेक्ट्रिक, याद रखिएगा, देवी इलेक्ट्रिक 105। सॉल्यूशन देखिए, 27 जून को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 105 नई देवी इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नरेला में बने सेक्टर A9 डिपो का उद्घाटन भी किया गया, जिसे केवल 90 दिनों में तैयार किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह इलेक्ट्रिक बनाना है, ताकि लोगों को कम से कम असुविधा हो। ये 9 मीटर लंबी बसें एयर कंडीशनिंग, पैनिक बटन और रियल टाइम मॉनिटरिंग जैसी सुविधाओं से लैस है। टिकट के लिए अब कार्ड का इस्तेमाल हो रहा है, पेपर स्लिप की जगह। यह देवी बसों का पहला ऑन ऑरेंज बैच है, जो पहले से चल रही हरी बसों के बेड़े में शामिल हुआ है। इन बसों में 23 सीटें और 17 खड़े होने की जगह है, जो दिल्ली की संकरी गलियों के लिए उपयुक्त है। फिलहाल दिल्ली में लगभग 2000 इलेक्ट्रिक बसें चल रही है और 2027 तक पूरे बेड़े को इलेक्ट्रिक बनाने का लक्ष्य है। नेक्स्ट देखिए, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? दोस्तों तो ऑप्शन नंबर C याद रखिएगा, झोउ जियाई को चुना गया। सॉल्यूशन इसका देखिए, इसका सॉल्यूशन है झोउ जियाजी को एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB की अगली अध्यक्ष चुना गया है। वे चीन की पूर्व उप वित्त मंत्री रह चुकी है। उनका 5 साल का कार्यकाल जनवरी 2026 से शुरू होगा। वे संस्थापक अध्यक्ष जिन लिकुन का स्थान लेंगी। वे AIIB की दूसरी अध्यक्ष और पहली महिला प्रमुख होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, मई 2025 में अमेरिका को भारत के इंजीनियरिंग निर्यात में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है? मई 2025 में अमेरिका को भारत की इंजीनियरिंग निर्यात में कितनी प्रतिशत वृद्धि दर्ज की है? दोस्तों अमेरिका को भारत के इंजीनियरिंग निर्यात में, तो ये दोस्तों 4.6%। सोल्यूशन देखिए, टैरिफ से जुड़ी चुनौतियों के बावजूद अमेरिका की मांग ने भारत के इंजीनियरिंग निर्यात को बढ़ावा दिया। मई 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स को इंजीनियरिंग निर्यात 4.6% बढ़कर 1.74 अरब डॉलर, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, UK, नीदरलैंड्स, अरब अमीरात, सऊदी अरब, तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2024 में सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? तो GR इंदु गोपन, ऑप्शन नंबर A याद रखिएगा दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए इसका, केरल साहित्य अकादमी ने अपने 2024 के साहित्य पुरस्कारों की घोषणा की है। GR इंदु गोपन को उनके उपन्यास आनो के लिए सर्वश्रेष्ठ उपन्यास पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अनीता थम्पी को उनकी कविता संग्रह मुड़िंगा वाझा करी वेप्पू के लिए कविता पुरस्कार मिला।
और वी सिनीलाल को गारी सप्पा अरूवी और ओरू सेलिंग के लिए कहानी श्रेणी में सम्मानित किया गया। दीपक पी को निर्मित बुद्धि काल थे सामूहिक राष्ट्रीय जीवन के लिए गंभीर साहित्य श्रेणी में पुरस्कार मिला। के राजशेखरन नायर को नान एन भवाम के लिए जीवनी आत्मकथा पुरस्कार मिला। के आर अजयन को आरोहणम हिमालयम के लिए यात्रा वृत्तांत पुरस्कार से नवाजा गया। केरल साहित्य अकादमी हर साल मलयालम लेखकों को उनके उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान के लिए ये पुरस्कार प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माय भारत प्लेटफॉर्म का विकास किस संगठन ने किया दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा दोस्तों, डी सही है। माय भारत प्लेटफॉर्म का विकास किस संगठन ने किया दोस्तों? तो डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन और युवा कार्य मंत्रालय ने दोस्तों माय भारत प्लेटफॉर्म का विकास किया है दोस्तों। देखिए दोस्तों, सोल्यूशन है इसका, युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने माय भारत पोर्टल में व्हाट्सएप चैट बॉक्स की सुविधा जोड़ी है। इस पहल का उद्देश्य डिजिटल जुड़ाव बढ़ावा और युवाओं के लिए सेवाओं की पहुंच को आसान बनाना है। यह चैटबॉट माय भारत वेबसाइट और व्हाट्सएप दोनों पर उपलब्ध है। इससे उपयोगकर्ता माय भारत सेवाओं से सरल और त्वरित तरीके से जुड़ सकते हैं। माय भारत को युवा कार्य विभाग और डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत विकसित किया है। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2024-25 में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक को PSBS ने कितना रिकॉर्ड शुद्ध लाभ अर्जित किया है? 1.78 लाख करोड़। सोल्यूशन देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के शीर्ष अधिकारियों के साथ वार्षिक समीक्षा बैठक की। बैठक में वित्तीय स्थिति, समावेशी ऋण, साइबर सुरक्षा और ग्राहक केंद्रित नवाचार जैसे मुद्दों पर चर्चा की। वित्त मंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 में PSBS ने 1.78 लाख करोड़ का रिकॉर्ड शुद्ध लाभ अर्जित किया है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 और फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के बीच PSBS का कुल कारोबार 2 से 3 लाख करोड़ से बढ़कर 251 लाख करोड़ हो गया है। और देखिए, इसी के साथ हमारा सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। फ्रेंड्स, सेशन अगर आप लोगों को पसंद आए तो सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी व्हाट्सएप ग्रुप में एक शेयर कर दीजिए। ऐसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन या नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को आप लोग जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।